गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 सिमिलर ट्रायंगल्स। जो हमारा जो ये चैप्टर है 10th में वो है सिमिलर ट्रायंगल्स, लेकिन हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में ताकि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। हालांकि आपने तो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, तो उसको हम लोग कुछ देख लेते हैं कि क्या होता है ताकि हमारे पास जो वो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले ट्रायंगल्स देखेंगे कि ये ट्रायंगल्स होता क्या है। ट्रायंगल्स यानी कि इनको हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स यानी कि ट्रायंगल्स यानी कि ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल्स, ये ट्राई का मतलब 3 और एंगल्स मतलब कोण, तीन कोण वाले कोई भी अगर बंद फिगर यानी कि क्लोज फिगर हमको मिलता है तो उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अ प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से ही घिरा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वैसी समतल आकृति जो 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो और 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्रफल हो, उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि त्रिभुज कहते हैं। ये अगर त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरा नहीं हो, अगर बंद नहीं हो, तो उसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। कैसे? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखे कि द प्लान फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट यानी कि 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि वो बंद नहीं हो, बाउंड नहीं हो, क्लोज नहीं हो, तो क्या उसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे? अगर आपके पास ऐसे दे दिया जाए 3 लाइन हो, अगर कहा जाए कि ये जो तीसरा लाइन है यहीं तक है, तो क्या इसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्लोज जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एंगल पता होगा कि एंगल किसे कहते हैं, नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं कि दो रेखाखंड या दो लाइन जिस एक बिंदु पर मिलती है और मिलने से जो वहां पे स्पेस कवर करती है, उसी को हम लोग एंगल्स बोलते हैं। या हम लोग हिंदी में बोले तो क्या होगा, अगर हम लोग इसको आसान भाषा में बोले तो क्या होगा कि एक ही इनिशियल पॉइंट यानी ये एक ही प्रारंभिक बिंदु से दो रेखा कहीं निकलती हुई जाती हुई नजर आए। ठीक है, यानी कि कहीं मतलब कि जाती हुई नजर आए। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों रेखा कहाँ पे जा रही है, एक इधर जा रही है, अपोजिट दिशा में जा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो इसके बीच में स्पेस कवर हुआ है, जो जगह खाली है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। यानी कि जो जाती हुई नजर आया नहीं तो ये एक इधर से मतलब कि झुकी एक ही बिंदु पर मिलती हुई नजर आए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी बिंदु यहाँ पे दो रेखाखंड एक ही बिंदु पर गिरती मतलब कि एक ही साथ मिलती हुई नजर आए, मतलब कि यहाँ से आती हुई एक ही बिंदु पर मिल रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक ही इनिशियल पॉइंट से दो रेखाखंड अपने अपोजिट दिशा में जाती है कुछ इस तरीके से, तो इसके बीच में कुछ स्पेस कवर होता है यानी कि जगह लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में तो आपका ये क्लियर है। तो क्या होता है कि ट्रायंगल्स हम लोग बोलते हैं क्लोज फिगर को। 3 रेखाखंड होना चाहिए, रेखाखंड जिसकी फिक्स पॉइंट होती है। ठीक है, तो वो रेखाखंड क्या होगा कि क्लोज होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम लोग 3 लाइन ले लें, 3 पैरेलल लाइन ले लें, 3 पैरेलल लाइन ले लें, तो क्या ये लाइन यहाँ पे इसकी फिक्स पॉइंट है, इसकी फिक्स पॉइंट है, तो क्या ये ट्रायंगल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए। अगर और ये ट्रायंगल के लिए एक ही बिंदु से 3 लाइन नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, एक ही बिंदु से, एक ही इनिशियल पॉइंट से, एक ही प्रारंभिक बिंदु से 3 लाइन एक साथ नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पैरेलल 3 लाइन आपस में पैरेलल नहीं होना चाहिए, एक ही इनिशियल पॉइंट से गुजरनी नहीं चाहिए और वो बाउंडेड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर
लाइन हम लोग कहते हैं, ठीक है। रेखाखंड क्यों बोला गया, सेगमेंट क्यों बोला गया, तो उसके बारे में भी समझिए कि रेखाखंड यानी कि 3 रेखाखंडों से ही घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज बोलते हैं। रेखाखंड से ही घिरे हुए क्यों, ये रेखा से क्यों नहीं, तो रेखा क्या होता है कि रेखा अनंत तक जाता है। इधर ये जो एरो का निशान देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इधर अनंत तक जा रहा है, ये इधर अनंत तक जा रहा है, मतलब इसका अंत नहीं है। जो लाइन सेगमेंट लाइन होता है उसका अंत नहीं होता है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसका क्या होता है, वो उसका 2 फिक्स पॉइंट होता है, उसका फिक्स पॉइंट होता है। यानी कि अब इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, दोनों दिशाओं में वो क्या हो रहा है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है कि इसकी फिक्स पॉइंट होती है, फिक्स पॉइंट होती है तो इससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं कि द प्लान फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, यानी 3 रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो ये क्या बोलेगा कि लाइन से क्यों नहीं, तो देखिए अगर हम लोग लाइन से किसी त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए कि ये जो रेखा गई अनंत तक जाएगी, ये जो रेखा गई ये अनंत तक जाएगी, ये जो रेखा गई अनंत तक जाएगी, तो हमें रिक्वायर्ड कितना है, इसको हमको देखना है कि रिक्वायर्ड कितना है, हमें जरूरत कितना है। तो देखिएगा यहाँ से हमें इतना ही जरूरत है, यहाँ से इतना ही जरूरी है, और यहाँ से इतना ही जरूरी है, और यहाँ से इतना ही जरूरी है। मतलब कि क्या है कि हमें कुछ फिक्स्ड लेंथ की फिक्स्ड लंबाई चाहिए। त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड लंबाई चाहिए। तो फिक्स्ड लंबाई चाहिए तो हम इसको रेखाखंड हम लोग जानते हैं, जिसका फिक्स्ड मेजर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। यानी कि जिसकी 2 अंत बिंदु हो, जिसकी 2 अंत बिंदु उसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं या लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसीलिए इसी की वजह से क्या किया गया है, ट्राइंगल में रेखाखंड का यूज किया गया, लाइन का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि लाइन इनफाइनाइट तक जाता है। हमें ट्राइंगल में क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए, यानी कि लंबाई चाहिए। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ए बी, इस लाइन की देखिए ए बी 2 अंत बिंदु है, इस लाइन की देखिए 2 अंत बिंदु है ए सी है, इस लाइन की देखिए बी सी 2 अंत बिंदु है। तो ट्राइंगल्स जो होते हैं ना उनकी 2 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो क्या होता है कि इनकी 2 अंत बिंदु होती है। रेखाखंड जो होता है इसकी फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, और ट्रायंगल को मापना भी आसान हो जाता है। अगर लाइन होता तो हम लोग माप नहीं पाते, इसीलिए ये क्या किया गया है कि लाइन सेगमेंट का यूज किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या है ये ट्रायंगल्स। अब जानेंगे कि ट्रायंगल्स में क्या क्या होते हैं। तो ट्रायंगल्स में बेसिकली जो ये लाइन सेगमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग साइड्स बोलते हैं। ट्रायंगल्स का क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। जो रेखाखंड होते हैं त्रिभुज, 3 रेखाखंड होते हैं उन्हीं को हम लोग त्रिभुज का क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। यानी कि जो ये 3 रेखाखंड है, 3 रेखाखंड, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ए बी है, ए बी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स के पास क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के पास क्या होगा, साइड होंगे, यानी कि भुजा होगा, और क्या होगा, वर्टेक्स होगा, यानी कि शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष 2 बिंदु एक ही पॉइंट पे मिले, दो बिंदु नहीं सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2 रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिले, 2 रेखाखंड जब एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो देखिए बी और जो सी है, दो बी सी और ए सी जो है एक ए पर मिल रही है, ए बिंदु पर मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ए वर्टेक्स कहलाएगा। अब देखिए ए बी और ए सी, यहाँ पे देखिए ए बी और सी बी क्या हो रही है कि एक बिंदु बी पर मिल रही है, तो इनको हम लोग बी को वर्टेक्स बोलेंगे। अब देखिए बी सी और ए सी एक बिंदु पर मिल रही है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सी भी वर्टेक्स होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में साइड होता है, वर्टेक्स होता है। अगर हम लोग वर्टेक्स का प्लूरल बोले तो क्या होगा, जो वर्टेसेस होते हैं, मतलब कि शीर्ष बहुत सारे, मतलब 3 शीर्ष होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 भुजा होते हैं, है ना। तो ये क्या होगा
कि यहाँ पे हम लोग शीर्ष देख लिए, अब हो जाएगा हमारे पास एंगल। तो एंगल देखेंगे, जो एंगल होगा वो कोण होगा। तो कोण में भी दो कोण होंगे, एक तो इंटीरियर होगा, एक क्या होगा, इंटीरियर होगा, और एक्सटीरियर होगा। एक क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कोण, और इसको हम लोग बोलते हैं अ, बाहरी कोण। ठीक है, बाह्य कोण, बाहरी कोण। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा कि आंतरिक कोण, यहाँ पे एंगल्स क्या होते हैं, अभी हम लोग समझे थे कि दो रेखाखंड किसी बिंदु पर मिलती हुई नजर आती हो, यानी कि एंगल्स का अगर सिंपल डेफिनेशन हम लोग जाने तो एक बिंदु पर दो लाइन सेगमेंट या तो मिलती हुई नजर आएगी, यानी कि दोनों आती हुई नजर आएगी, या तो दोनों जाती हुई नजर आएगी, यानी कि निकलती हुई। वहां पे जो लाइन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये इधर तक आ रही है, मतलब कि ये इधर आ रही है, तो ये एंगल बना रहा है। फिर ये यहाँ से इधर जा रही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से दोनों निकल रही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल, यानी कि इनको हम लोग, जो अंदर कोण बनता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और वैसे ही अगर इस लाइन को हम बढ़ा दे तो यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं। अगर इस लाइन को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बढ़ा दिया जाए तो ये भी एंगल बनेंगे। तो ये क्या होता है, जो बढ़ा देने पर एंगल बन रहा है उसको त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहरी कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा, ये ट्रायंगल में भुजा होता है, शीर्ष होता है, कोण होता है, ये सब चीजें हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि त्रिभुज में बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे, सिमिलर ट्रायंगल्स पे। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, यानी कि हम लोग इसका आधारभूत देखेंगे कि आधारभूत क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं जो है ABC। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का जो माप होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करें तो हमें क्या मिलता है, एक त्रिभुज के तीनों एंगल का माप, एक त्रिभुज का माप क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज एक स्ट्रेट लाइन पे बना होता है, इसलिए इसका 180 डिग्री मान होता है। ठीक है, ये बातें आपको पता है क्योंकि पहले भी 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज का 180 डिग्री मान होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है, इसलिए क्या होता है कि इसका 180 डिग्री मान होता है। और ये स्ट्रेट लाइन का हम लोग जानते हैं मेजर क्या होता है कि 180 डिग्री फॉर्म करता है ये, इसलिए क्या होगा, ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब हम लोग देखें तो हम लोग ये भी बात हम लोग को पता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है और साइड के सामने वाला कोण जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड के सामने की कोण सबसे बड़ी कोण होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ा साइड होगा, तो इसमें देखिए कौन सी सबसे बड़ी साइड है, तो हमको दिख रहा है कि AB सबसे बड़ा साइड है। तो AB सबसे बड़ा साइड है, तो उसके जस्ट सामने देखिए कि कौन सा एंगल है, तो उसके सामने एंगल C बन रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, एंगल C होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल C होगा। अब फिर देखेंगे कि उसके बाद कौन सा बड़ा साइड है, तो BC है, जो AB ग्रेटर है BC से। तो BC के सामने हम लोग देखेंगे, अगर BC के सामने कौन सा एंगल है, तो A है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, C होगा, उसके बाद कौन होगा, A होगा। और देखेंगे हम लोग, अगर देखें इसको हम लोग, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं,
है, ए बी सी। देखिए हमारे पास क्या है, ए बी सबसे बड़ी लाइन है, ए बी सबसे बड़ी लाइन है तो इसके फ्रंट में देखेंगे, सामने देखेंगे, अपोजिट दिशा में, तो एंगल सी हमको दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ी क्या होगी। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि आप प्रॉपर्टी में नोट कर लीजिएगा फर्स्ट में कि क्या, जो सबसे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा वाले के सामने का कोण सबसे बड़ा कोण होता है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा वाले के कोण के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी वाली भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। यानी कि जो इसमें देखेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा ए बी है, और ए बी के सामने अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ी कोण कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप ऐसे, एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने जो कोण होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो ए बी है, ए बी के सामने कौन सा कोण है, तो एंगल सी है। तो हम लोग फट से क्या बताएंगे कि एंगल सी सबसे बड़ा कोण होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने जो कोण होती है वही सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी वाली भुजा के सामने जो कोण होता है वही सबसे छोटा कोण होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये BC, BC क्या है कि AB से छोटा है। हमको क्या दिख रहा है कि BC थोड़ा सा ये AB से छोटा है, ठीक है। तो AB से अगर छोटा है ये, अगर देखिए ये AB से छोटा है, ये AB से छोटा है, BC क्या है, AB से छोटा है। इसकी लंबाई से देखिए ये देखिए और ये देखिए, ये छोटा है। तो क्या होगा, इसके सामने जो कोण होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ये एंगल सी से छोटा होगा, ठीक। और सबसे छोटी अगर हम लोग देखना चाहें, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये है, यानी कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, AC है। तो AC BC से छोटा होगा, तो एंगल क्या होगा, एंगल इसके सामने AC का देखिए, AC के सामने एंगल B आ रहा है, तो एंगल B सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि क्या होगा कि सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने जो एंगल होगा सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटी वाली भुजा के सामने जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। वैसे ही अगर अब भुजा पूछा जाए तो सबसे बड़ी, अगर आपको पता है कि सबसे बड़ी कोण कौन सी है और पूछा जाए कि सबसे बड़ी भुजा बताएं, तो सबसे बड़ी वाला भुजा के सबसे बड़ी वाली कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो अगर आपको पता है कि एंगल C सबसे बड़ा कोण है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो आप क्या बताएंगे कि इसके सामने का, इसके जस्ट सामने का क्या होगा, AB है, तो AB सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा, अगर आपको पता है कि सबसे छोटी कोण B है, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, तो AC होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि ये सबसे बड़ी होगी और ये क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। और मिनिमम क्या होगा BC का, तो BC का तो हमारे पास क्या है, एंगल A है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। फिर आता है कि यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या, कि दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंस होता है, यानी कि हम लोग देखेंगे कि जो ट्रायंगल्स में दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड से, यानी कि तीसरी भुजा से छोटा होता है, वो तीसरी भुजा से छोटी होती है। मतलब कहने का क्या है कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटी होगी। चलिए अगर हम लोग ले लेते हैं 4, 5, 6, ठीक है। तो क्या एक ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेगा, तो क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ, अगर हम लोग लिखें डिफरेंस ऑफ टू साइड in a triangle is smaller than third
साइड, यानी कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है, दो भुजाओं का जो घटाव होता है एक ट्रायंगल में, वो तीसरी भुजा से छोटी होती है, तब जाके एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि 4 5 6, अगर 4 में से 5 में से 4 घटाया जाए, 5 में से 4 घटाया जाए तो 1 होगा, ठीक है। तो 1 जो है वो तीसरी भुजा से बड़ी है, ठीक है। 6 क्या, एक जो 1 है वो क्या है, 6 से छोटा है, यानी कि 6 बड़ा है तो तीसरी भुजा बड़ी है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, तो 6 से 1 छोटा है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें से 5 में से 6 में से 5 घटाते हैं, 6 में से 5 घटाते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। फिर ये तीसरी भुजा कौन सी बन गई, 4, तो 4 बिल्कुल ये बड़ा है, ठीक है। अब फिर घटाया जाए, 5 में से 4 घटा लिए, 6 में से 5 घटा लिए, अगर हम लोग घटाएं 6 में से 4, ठीक है, 6 में से 4 घटाएं तो 2 आ रहा है, तो 5 क्या है, 2 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, 4 5 6, 4 5 6 जो होगा ना वो क्या होगा, एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ले लें कि एक त्रिभुज है 1 1 और 2 है, तो क्या ये सही है, डिफरेंस ऑफ टू साइड इन अ ट्राइंगल इज स्मॉलर देन थर्ड साइड। तो देखिए अगर हम लोग 1 माइनस 2 करते हैं, तो अगर यहाँ पे 1 1 2 है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस करें तो क्या होगा, 1 है, तीसरी साइड 1 माइनस 1 0 होगा और 1 है, तो मतलब कि 1 माइनस 1 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 2 से छोटा है, ठीक है। अगर 1 माइनस 2 करें तो फिर 1 आ रहा है, तो तीसरी भुजा के बराबर आ जा रही है, बराबर भी आ जाए ना तो क्या होगा कि गलत हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इन अ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, यानी कि स्मॉल होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, ठीक है। तो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा कि ये 1 1 और 2 छोटा नहीं हो रहा है, यानी कि 1 माइनस 1 कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, 2 से छोटा है, ठीक है, ये तो ये लागू हो गया। लेकिन 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 1 माइनस 2 जो 1 से भी छोटा है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये तो सही है। लेकिन अगर हम लोग करें ये 1 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 1 करें तो क्या होगा, 1 आएगा, 2 माइनस 1 करें तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आ गया तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 3 है ना, 1 1 है, 1 1 है, 1 1 और 2 है, तो बोल रहा है कि दो साइड को अगर घटाएंगे ना तो तीसरे साइड से छोटा आना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 1 लेंगे, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो तीसरा भुजा कौन सा है, 2 है, तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो 0 2 से बिल्कुल क्या है, छोटा है, ठीक है। अब फिर 1 माइनस अगर हम लोग 2 करते हैं तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 करते हैं इस 1 को माइनस 2 के साथ, तो ये तीसरा हो जाएगा, तो माइनस 1 क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है, ये भी लागू हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग 2 माइनस 1 करते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, 2 माइनस अगर 1 करते हैं या 2 माइनस 1 करते हैं, किसी को घटा लीजिए, तो क्या होगा, 1 के बराबर आ जा रहा है। ये 2 माइनस 1 किए तो 1, तीसरी भुजा क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 1 1 के बराबर, मतलब कि 1 1 के बराबर आ रहा है, नहीं छोटा, मतलब कि छोटा नहीं आ रहा है, बराबर आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में 1 1 और 1 1 2 नहीं कंस्ट्रक्ट करेगा एक त्रिभुज को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इसी का अपोजिट है कि the sum of two side is always greater than the third side in a triangle, यानी कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जब हम लोग जोड़ करते हैं तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों आपको कंडीशन याद रखना है, घटाएंगे तो तीसरी भुजा से छोटा और जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, तब जाके एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग को याद रखना होगा, तभी जाके इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 2 2 4 ले रहे हैं,
ठीक है, एक ट्रायंगल बोल रहा है कि दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ, यानी कि एक त्रिभुज में दो भुजाओं का जब जोड़ेंगे, एक त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, एक त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो चलिए 2 + 2 करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेते हैं तो 4 आ जाएगा। तो पहले ही क्या हो रहा है, 4 = 4 आ रहा है, तो पहले ही क्या होगा, गलत हो गया, यानी कि बड़ा नहीं है, बराबर आ गया। तो ये कंसेप्ट गलत हो गया, यानी कि बड़ा नहीं है, दो भुजाओं को जोड़े तो तीसरा से बड़ा आना चाहिए, तो बराबर आ गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे 5 होता ना तब तो सही हो जाता। ठीक है, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं, 5 नहीं बड़ा होना चाहिए, 3 होता तो हो जाता। ठीक है, 2 + 2, 2 + 2 3 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये 3 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 है तो नहीं होगा। ठीक है, 2 + 2 करेंगे तो ये 4 नहीं हो, मतलब कि 4 से बड़ा नहीं होगा, 4 के बराबर आ जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि एक भी कंडीशन गलत तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, यानी कि 2 + 2 किए तो 4 आ गया, यानी कि बड़ा आना चाहिए तो बराबर आ गया। वैसे ही 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 क्या है, 2 से बड़ा है, तो ये तो कंडीशन हो रहा है, लेकिन ये 2 + 2 क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन लागू नहीं होगा, यानी कि ये 2 2 4 एक ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 याद रखना होगा। एक और है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होता, दो भुजाएं बराबर होंगी, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए, अगर कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर त्रिभुज लेते हैं और इसमें दो भुजाएं बराबर है, मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके जो सामने वाले कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ए बी देखिए यहाँ पे ये जो कोण है ये क्या है, इसके बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये तो आपको पता ही है कि जब दो भुजाएं बराबर होती है आपस में, तो वो दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के, अगर एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल बी का, तो यही कंसेप्ट है एक त्रिभुज का। ठीक है, तो इतना चीजें आपको जानना होगा एक त्रिभुज को पढ़ने के लिए। तो ये सब कुछ हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट पे, जो कि है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। समरूप त्रिभुज को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को कंग्रुएंसी याद करना होगा। सर्वांगसम त्रिभुज यानी कि कंग्रुएंसी, जब हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कंग्रुएंसी क्या होता है, तो कंग्रुएंसी में हम लोग पढ़े थे कि जिसका दो आकृतियां जिसका शेप और साइज दोनों बराबर होती हैं, शेप और साइज दोनों बराबर होती हैं, यानी कि हम लोग जानेंगे समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज जानने के लिए हम लोग जानते हैं कंग्रुएंसी को याद करना होगा। तो कंग्रुएंसी क्या होता है, दो आकृतियां, वैसी दो आकृतियां जो आपस में क्या हो, जिनका शेप और साइज दोनों बराबर हो, यानी कि शेप और साइज दोनों बराबर हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंग्रुएंसी, यानी कि सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी दो त्रिभुज हो जिनका शेप और साइज बराबर हो तो उनको सर्वांगसम बोलते हैं। और समरूप किसको बोलते हैं, तो समरूप में क्या होता है, जिनका सिर्फ शेप बराबर होता है, साइज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मायने ये साइज मायने नहीं रखता है कि बराबर होना चाहिए समरूप में। तो देखिए, समरूप हम लोग अगर देखना चाहें कि समरूप त्रिभुज क्या है, तो हमें क्या जानना होगा कि सर्वांगसम जानेंगे। सर्वांगसम में हम लोग सिद्ध भी किए थे। अगर देखिए यहाँ पे त्रिभुज है ये, और यहाँ पे भी इसी साइज का एक त्रिभुज ले लिया जाए, इसी साइज का एक त्रिभुज ले लिया जाए, तो ये क्या होगा, इन दोनों को एक के ऊपर एक रखा जाए, तो अगर ओवरलैप कर जाते हैं, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप करने का मतलब क्या है कि इनको रखा जाए ना इन पे, तो ये पूरा का पूरा कवर कर ले, इनका बराबर साइज जो हो उनका इनके बराबर आ जाए। ठीक है,
जो साइज हो इनके बराबर आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग देखना चाहें तो अपने हाथ से देख सकते हैं कि अगर ये दो, एक हमारा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, इनको ऐसे हम लोग किए तो इधर से देखेंगे तो लगेगा कि दो हाथ है, नहीं लगेगा ना। तो इधर से देखे तो एक ही हाथ लग रहा है, इधर से देखे तो एक ही हाथ लग रहा है। तो ये होता है कंग्रुएंसी, जिनका शेप और साइज दोनों बराबर होता है, ठीक है। और सिमिलरिटी क्या होता है, तो सिमिलरिटी में आप देख सकते हैं कि जिनका शेप तो एकदम सेम होता है, शेप एकदम सेम होना चाहिए और साइज कुछ मायने नहीं रखता है। जैसे कि आप ही का, अगर आपका कहा जाए कि आप ही के जैसे जितना आपका आँख का एंगल है उतना ही आँख का एंगल होना चाहिए। एक पुतला बनाया जाए, जैसे कि एक पुतला बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि वैसे ही बनाया जाता है, लेकिन आपका जो शेप होगा, जो आँख का एंगल है, आँख का एंगल रहेगा, जितनी नाक की लंबाई हो उतनी ही नाक की लंबाई होगा उस पुतला की। लेकिन ये कहा जाए कि इसका साइज, हाँ, अगर मान लीजिए आप 6 फीट है तो उसका 10 फीट बनाना है, ठीक है। पुतला का क्या बनाना है, 10 फीट। लेकिन जो शेप है आपका, वही उसका भी शेप होना चाहिए, आँख का, नाक का, कान का, जो भी है वो उसका, उस पुतला का होना चाहिए। तो वो होता है समरूप, ठीक है। ये ट्राइंगल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है और यहाँ पे जो है ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समरूप अगर समझा जाए तो देखेंगे कि ये एकदम सेफ है, ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये भी क्या है, 60 डिग्री है। तो दोनों देखिए एंगल दोनों का तो समान है, लेकिन साइज क्या है, छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो साइज छोटा बड़ा हो जा रहा है तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलते हैं, तो इसको अगर बढ़ा दिया जाए, इसको क्या किया जाए, अगर इसको स्ट्रेच किया जाए, मतलब इसको खींच कर क्या किया जाए, इसके बराबर बना दिया जाए। जैसे कि देखिए अगर इसको हम लोग खींच कर बना दें इतना बराबर, इतना बराबर बना दें, अगर खींच कर इसको इतना बराबर बना दें 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो क्या होगा, इनको दोनों को एक साथ, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। हम लोग अगर इसको बनाया जाए, देखिए इसी में हम बनाते हैं, तो देखिए ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को जब उठा के एक पर एक रखा जाए ना, तो ये ओवरलैप कर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओवरलैप कर जाना चाहिए, मतलब लगना नहीं चाहिए ना कि इस पे दो त्रिभुज है, इस पे दो त्रिभुज है, तब तो कंग्रुएंसी हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग स्ट्रेच किए, जैसे फैलाए हैं, इसको क्या किया जाए, स्ट्रेच करने के बाद, स्ट्रेच करने की बजाय इनको क्या किया जाए, सिकोड़ा जाए, यानी कि सिकुड़न, इनमें इनको क्या किया जाए, इनको मतलब छोटा कर दिया जाए, सिकोड़ कर क्या किया जाए, इनको छोटा कर दिया जाए। जैसे कि देखिए अगर इसी एंगल सेम होगा, यानी कि एंगल सेम है, एंगल सेम है, लेकिन क्या है, इसका जो साइज है, जो इसका साइज है वो क्या होगा, छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हो गया, ए बी सी डी हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी सी सिमिलर को इस तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका इस तरीके से, ठीक है। ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, ठीक है। क्या है, एबीसी त्रिभुज, एबीसी त्रिभुज, एबीसी सिमिलर है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ पे जो कंग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलैरिटी क्या होता है कि शेप, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि उनका दो आकृतियां जिनका शेप तो बराबर होना चाहिए लेकिन साइज
बड़ा छोटा हो सकता है, ये मायने नहीं रखता है कि दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन कंग्रुएंसी में क्या होता है, सर्वांगसम में क्या होता है कि शेप और साइज दोनों बराबर होगा तब कंग्रुएंसी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किसी भी दो आकृति को तभी हम लोग बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज, या समरूप त्रिभुज जिसमें एक को स्ट्रेच करने पर एक ही मतलब कि ट्रू कॉपीज बन जाए। मतलब कि क्या होना चाहिए कि एकदम वैसा ही कॉपी बन जाए स्ट्रेच। जैसे कि ये दो त्रिभुज है, तो क्या है कि इसको स्ट्रेच किया जाए, इसको फैलाया जाए, स्ट्रेच किया जाए, तो क्या हो, इसको फैलाया जाए तो ये पूरा इतना बना दिया जाए, स्ट्रेच करते करते इसके साइज का बना दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इतना बड़ा होगा बिना एंगल बदले, अपना शेप बदले, इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ही रहना चाहिए, 60 डिग्री ही रहना चाहिए, सभी एंगल 60 डिग्री ही रहना चाहिए, और इतना बड़ा कर दिया जाए और इसको उठा के इस पर ओवरलैप कर दिया जाए, तो क्या होगा कि ये सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि सिमिलर फिगर कि दो आकृतियों को जब स्ट्रेच किया जाता है, मतलब कि फैलाया और सिकोड़ने पर, फैलाया जाने पर और सिकोड़े जाने पर जब उनका एंगल नहीं बदलता है, और एंगल नहीं बदलने के साथ साथ पहला वाला के जैसा ही वो आकृति बन जाता है, और मतलब उसके आकार का बन जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कंग्रुएंसी, सिमिलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि सिमिलर फिगर जो है, ये सिमिलर फिगर जो है उनको मान लीजिए दो सिमिलर फिगर होते हैं जिनका शेप बराबर होता है लेकिन साइज छोटा बड़ा होता है, तो जो छोटा बड़ा है किसी एक को सिकोड़ा जाए या किसी एक को स्ट्रेच किया जाए, मान लीजिए कि इसको सिकोड़ कर इतना बड़ा बना दिया जाए, और सिकोड़ने पर इसका एंगल नहीं बदलना चाहिए, इनका एंगल नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, इनका एंगल नहीं बदलेगा और इतना बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तभी इन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझ में आ रहा है कि स्ट्रेच करने पर और सिकोड़ने पर, मतलब फैलाने और सिकोड़ने पर क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज अ सिमिलर फिगर, ठीक है, यानी कि सभी सर्वांगसम आकृतियां एक समरूप त्रिभुज, समरूप आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। एक हम लोग लिख सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन यहाँ पे सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है, समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है, सर्वांगसम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, तो टू फिगर्स जिसमें क्या होना चाहिए, दो आकृतियां जिसमें से एक को फैलाया और सिकोड़ा जाए, किसी एक को भी फैलाया और सिकोड़ा जाए, और फैलाने सिकोड़ने की कंडीशन में, उस अवस्था में अगर वो अपना एंगल नहीं बदलते हैं और इसके बराबर हो जाते हैं, सर्वांगसम बन जाते हैं, तो क्या होगा, वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे, ठीक है। इनको फैला दिया जाए तो इतना ही बड़ा बन जाए अपना एंगल बदले, बिना एंगल बदले हुए, तो इनको हम लोग सिमिलर फिगर कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कैसे हम लोग सिमिलर फिगर और कंग्रुएंसी बोल सकते हैं, कि कौन सी आकृति, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आकृति बहुत सारी होती है, स्क्वायर होता है, सर्कल होते हैं, लाइन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है, ये यहाँ पे एक लाइन है, तो यहाँ पे एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम नहीं, सिमिलर है, तो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि इनका शेप जो है एकदम सेम है, ठीक है, ये स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट है, लेकिन इनका साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो किसी एक को सिकोड़ दिया जाए या इनको क्या किया जाए, फैला दिया जाए,
तो इनको हम लोग अगर इनको फैला देते हैं इतना बड़ा, तो क्या होगा, ये अपना साइज थोड़ी बदल रहे हैं, ये अपना शेप थोड़ी बदल रहे हैं, सिर्फ ये क्या हो रहा है, इनको हम लोग फैला देने पर क्या हो जा रहे हैं, दोनों बराबर हो गए। तो इनको फैला देने पे या सिकोड़ देने पर अगर कंग्रुएंट बन जा रहा है, सर्वांगसम बन जा रहे हैं, तब वो क्या होगा कि सिमिलर फिगर कहलाएगा, सिमिलर फिगर कहलाएगा। ठीक है, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को देखना है कि सिमिलर फिगर कब कहा जाता है और सर्वांगसम कब कहा जाता है। ये सारी चीजें मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज समझने के लिए सर्वांगसम हमें जरूरी था। तो सर्वांगसम क्या होता है, जिसका शेप और साइज बराबर होता है, और समरूप क्या होता है, जिसका शेप बराबर होता है, साइज जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो। ठीक है, और एक दो कंडीशन हम लोग जानेंगे समरूप त्रिभुज में, कि समरूप त्रिभुज में जो होता है उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो समानुपात होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।